हेलो स्टूडेंट्स। रिवीजन लेक्चर चल रहे हैं 12th कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए। उसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, ये पार्ट 2 है ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर के रिवीजन का, और इसमें हम डिस्कस करेंगे डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन का कंप्लीट टॉपिक। घूमते फिरते, उठते बैठते, लेटते, इसको ध्यान से सुनते रहिए। आपका चैप्टर 100% क्लियर हो जाएगा और एग्जाम में आप अच्छे से आंसर लिख पाएंगे। तो ये सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है क्या, आप जानते हैं इसको? इस टॉपिक को डिस्कस करते हुए दो तीन आइटम्स हैं जो आपस में इंटर रिलेटेड हैं, उनको समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। जैसे एक तो है वर्क। वर्क क्या है? कोई भी काम, कोई भी एम्प्लॉय है, देखिए कोई ना कोई एक्टिविटी या वर्क तो परफॉर्म करेगा ना। उस वर्क को परफॉर्म करने के लिए क्या क्रिएट किया जाता है? ही इज एंट्रस्टेड विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, जिम्मेदारी, कि ये काम आपको पूरा करना ही है इतने टाइम में। और जब हम किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ उसको अथॉरिटी देते हैं, एंड शेयरिंग ऑफ अथॉरिटी इज कॉल्ड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। यानी जिस पर्सन को आपने वर्क दिया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट की है, उसको आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए रेलिवेंट अथॉरिटी भी देंगे। यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी इक्वल टू अथॉरिटी, और इसी को बोलते हैं शेयरिंग ऑफ अथॉरिटी। और ये अराइज क्यों हुआ टॉपिक डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का दोस्तों? समझिए, कोई भी मैनेजर सारे काम या सारे डिसीजन खुद नहीं ले सकता, क्योंकि कोई मैनेजर है, कोई आपका हेड है, बॉस है, तो उसे कुछ इंपॉर्टेंट टास्क से ज्यादा टाइम लगाना होता है। इसलिए क्या करते हैं कि जो रूटीन टास्क से रिलेटेड डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है, ये डेलीगेट कर दी जाती है, ये शेयर कर दी जाती है सबॉर्डिनेट्स के साथ, ताकि सबॉर्डिनेट्स डे टू डे का काम करते हुए एक पहला नंबर तो डिस्टर्ब ना करें मैनेजर को, दूसरा उनका काम भी सफर ना हो, वो इंडिपेंडेंटली काम कर पाए, क्योंकि उनके पास उस काम से रिलेटेड डिसीजन लेने की अथॉरिटी है। और जो ये डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है ना दोस्तों, ये दो पर्संस के बीच में, दैट टेक प्लेस बिटवीन टू पर्संस, एक सुपीरियर और एक सबॉर्डिनेट। सुपीरियर हमेशा सबॉर्डिनेट के साथ अथॉरिटी शेयर करता है, उसको अकाउंटेबल बनाने के लिए। अब थर्ड वर्ड आ गया, देखिए अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी क्या है? आंसरेबिलिटी, जवाबदेही, कि अगर काम नहीं हुआ तो जवाब कौन देगा। तो चलिए इन सब को डिस्कस करेंगे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी टॉपिक में। सबसे पहले देखिए दोस्तों, एलिमेंट्स, यानी प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन क्या है, या एलिमेंट्स क्या है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के, इनको बड़े ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है दोस्तों? रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन टू अकम्प्लिश द टास्क, यानी काम करने की जो जिम्मेदारी है ना, जो ऑब्लिगेशन है, उसे हम रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो फ्लो है ना, बहाव है, वो नीचे से ऊपर की तरफ है, क्योंकि एक सबॉर्डिनेट हमेशा सुपीरियर के लिए जिम्मेदार होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। पहले सुपीरियर ने क्या दिया? उसको काम दिया, वर्क दिया, देन एंट्रस्टेड विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि अगर ये काम नहीं हुआ तो जिम्मेदार आप होंगे। यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऑब्लिगेशन है, एक दायित्व है, एक जिम्मेदारी है समय पर काम को पूरा करने का। तो फर्स्ट एलिमेंट हुआ हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किस चीज से अराइज हुई? वर्क से अराइज हुई। वर्क दिया तो रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी दी, और ये रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करती है सुपीरियर और सबॉर्डिनेट में, और इसका फ्लो नीचे से ऊपर की ओर होता है। सेकंड है दोस्तों अथॉरिटी। अथॉरिटी क्या है? अथॉरिटी इज द पावर टू मेक डिसीजंस। किसी भी पर्सन के पास अगर अथॉरिटी है अपने काम से रिलेटेड, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड, तो वो बिना डिले किए सेल्फ डिसीजंस ले सकता है, खुद डिसीजंस ले सकता है, और उस काम को एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली समय पर पूरा कर सकता है। तो अथॉरिटी का शेयर करना बहुत जरूरी है, इसलिए नहीं तो क्या होगा, वर्कर बार बार मैनेजर के पास जाता रहेगा, सर मुझे ये डिसीजन लेना बताइए कैसे लूं, तो मैनेजर गेट डिस्टर्ब्ड और वो अपना मेन टास्क टाइम पर पूरा नहीं कर पाएगा। और थर्ड है दोस्तों अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी क्या है? आंसरेबिलिटी,
जवाबदेही किसकी है? अब एक बात समझ लीजिए दोस्तों, पहले हमने किसी को वर्क दिया, फिर हमने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी के रेलिवेंट यानी जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उतनी ही उसको हमने अथॉरिटी दे दी, डिसीजन मेकिंग पावर दे दिया। अब जिनको हमने अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, अगर वो काम नहीं करते तो अकाउंटेबल कौन होगा, आंसरेबल कौन होगा? जिन लोगों को हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी दी है, दे आर ऑल्सो एंट्रस्टेड विद अकाउंटेबिलिटी, यानी उनकी अकाउंटेबिलिटी भी क्रिएट करनी होगी। उनको कहना होगा कि अगर समय पर काम पूरा नहीं होगा तो आप जिम्मेदार होंगे, आप जवाबदेह होंगे, और आखिर में रिटर्न में जवाब आपको ही देना होगा। तो दीज आर द 3 एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। लेकिन अकाउंटेबिलिटी को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहूंगा दोस्तों। अकाउंटेबिलिटी का जो नेक्स्ट एक्सटेंडेड टॉपिक है इससे रिलेटेड, वो है प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटनेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। यानी क्या अकाउंटेबिलिटी को फर्दर हम शेयर कर सकते हैं, किसी के साथ बांट सकते हैं? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। इसको इस तरह से समझिए दोस्तों, हमारा एक सीईओ है, सीईओ, उसके नीचे प्रोडक्शन मैनेजर है, प्रोडक्शन मैनेजर के नीचे प्लांट मैनेजर है, और उसके नीचे वर्कर्स हैं। देखिए उसके नीचे वर्कर्स हैं। सीईओ ने प्रोडक्शन मैनेजर को कोई काम दिया कि आपको 1000 यूनिट एक वीक में प्रोड्यूस करनी है। प्रोडक्शन मैनेजर ने ये प्लांट मैनेजर को दे दिया, प्लांट मैनेजर्स ने ये काम वर्कर्स को दे दिया। मान लो वर्कर्स उस काम को पूरा करने में कामयाब नहीं रहे, यानी वो काम समय पर पूरा नहीं हुआ। अकाउंटेबल कौन होगा? वर्कर्स अकाउंटेबल होंगे प्लांट मैनेजर्स के प्रति, प्लांट मैनेजर्स अकाउंटेबल होगा प्रोडक्शन मैनेजर के प्रति, और प्रोडक्शन मैनेजर यानी अल्टीमेटली फाइनली अकाउंटेबल, जो अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही की है सीईओ के प्रति, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो किसकी होगी? वो प्रोडक्शन मैनेजर की होगी दोस्तों। इसका मतलब ध्यान देखिए कि जो अकाउंटेबिलिटी है ये इट कैन नेवर बी डेलीगेटेड, इसको कभी भी शेयर नहीं किया जा सकता। आप सिर्फ कहोगे तो जरूर ये बात है कि जो वर्कर है वो इसके प्रति होगा, ये इसके प्रति होगा, ये इसके प्रति, लेकिन जो प्रोडक्शन मैनेजर है वो प्लांट मैनेजर्स और वर्कर्स द्वारा जो काम किया गया या नहीं किया गया इसके लिए जवाबदेह होगा टुवर्ड्स द सीईओ। इसका मतलब अकाउंटेबिलिटी कैन नेवर बी शेयर्ड, इसको कभी भी डेलीगेट नहीं किया जा सकता। अकाउंटेबल आंसरेबल वही पर्सन रहेगा जो मेन हेड है, उसी की आंसरेबिलिटी रहेगी। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब डेलीगेशन अथॉरिटी आप समझ गए, फिर से बता दूं, जिसको आपने काम दिया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, उसको डिसीजन मेकिंग पावर दे दो, इतनी सी बात है। इससे क्या होगा? मैनेजर का वर्कलोड कम हो जाएगा, वर्कर्स थोड़े मोटिवेट हो जाएंगे कि देखिए उनको डिसीजन मेकिंग पावर मिल गया। डे टू डे में वो मैनेजमेंट को, मैनेजर को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, वो अपने डिसीजन अपने आप लेंगे। फिर भी पॉइंट वाइज देखते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की इंपॉर्टेंस क्या है। फर्स्ट वन, इफेक्टिव मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब जो मैनेजर्स हैं अपना काम प्रभावशाली तरीके से कर पाते हैं। कैसे? देखिए, हर इंप्लॉय को वर्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड अथॉरिटी दे दी गई है। इसका मतलब जहां एक पर्सन अभी तक सारे डिसीजन ले रहा था, वहां सैकड़ों लोग एक साथ डिसीजन ले रहे हैं और वो अपने डिसीजंस के लिए रिस्पॉन्सिबल भी हैं। तो यही तो है इफेक्टिव मैनेजमेंट। यानी वर्क को इस तरह से डिवाइड किया गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी को इस तरह से डिवाइड किया गया कि टू एंश्योर वर्क स्मूथली चल रहा है। एक साथ सैकड़ों लोग, हजारों लोग डिसीजंस ले रहे हैं, यही तो है इफेक्टिव मैनेजमेंट। यानी टू गेट वर्क डन थ्रू द पीपल, लोगों के साथ मिलकर उनसे सही समय पर काम लेना इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। सेकंड पॉइंट है इंप्लॉइज डेवलपमेंट। यानी जो हमारे इंप्लॉय हैं दोस्तों, उनका डेवलप होना, उनका विकास होना। वो कब होता है विकास उनका? अब आप सोचिए, कोई एक बच्चा है, अगर आप उसे कभी इंडिपेंडेंटली काम करने ही नहीं दोगे तो क्या वो अपने डिसीजंस कभी ले पाएगा?
हर छोटी चीज के लिए आप उसे टोकते हैं, ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। 20 25 30 साल का हो गया, आप उसे डिसीजन लेने नहीं देते, तो वो कभी डिसीजन ले ही नहीं पाएगा। इसी तरह बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में है, एम्प्लॉयज को आपने वर्क दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, अथॉरिटी दे दी, यानी उनको इंडिपेंडेंट बना दिया कि आप अपने डिसीजंस लीजिए खुद। कहीं प्रॉब्लम हो तो इफ यू नीड माय हेल्प आई एम हियर, आप मेरी हेल्प लो, पर आप अपने डिसीजन अपने आप लीजिए। अब देखिए, एम्प्लॉय जब डिसीजन लेंगे, कुछ गलतियां भी करेंगे, कुछ अच्छे डिसीजन भी लेंगे, धीरे धीरे उनको बढ़िया एक्सपीरियंस हो जाएगा, दे बिकम स्पेशलिस्ट, उनको अच्छे डिसीजन लेने आएंगे, दे फील मोर कॉन्फिडेंट, ऑर्गेनाइजेशन में उनकी वर्थ भी बढ़ेगी। और यही तो है डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज, कि एक एम्प्लॉयज इंडिपेंडेंटली विद कॉन्फिडेंस, बिना डरे डिसीजंस भी ले रहा है, काम भी कर रहा है, और इससे आगे बढ़ने के मौके मिलते हैं उसको। थर्ड पॉइंट देखिएगा दोस्तों, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की इंपॉर्टेंस का, मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज। अब देखिए, मोटिवेशन दो तरह का होता है, फाइनेंशियली, नॉन फाइनेंशियली। ये शुरुआत होती है नॉन फाइनेंशियली से। देखिए दोस्तों, जब भी आप किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं ना, और साथ में अथॉरिटी, दे फील हाईली मोटिवेटेड कि यस, मुझे इस काबिल समझा कि मैं डिसीजन ले सकता हूं। फिर वो डिसीजन लेने लगा, डिसीजन लेने उसके अच्छे डिसीजन होने लगे, आउटपुट बढ़ने लगा, उसके फाइनेंशियल इंसेंटिव भी बढ़ते हैं, एम्प्लॉय को एप्रिसिएशन भी मिलता है। यानी मान के चलिए, एम्प्लॉय ना ही सिर्फ मोटिवेट होता है, हाईली मोराल हो जाता है उसमें। और बेनिफिट किसका हो रहा है? ऑर्गेनाइजेशन का भी बेनिफिट है और एम्प्लॉय का भी बेनिफिट है। फोर्थ पॉइंट देखिए, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की इंपॉर्टेंस का दोस्तों, फैसिलिटेट्स ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन तब आगे बढ़ता है जब उसके एम्प्लॉयज आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सिर्फ अगर एक मैनेजर ही अच्छा हुआ और कोई किसी को डिसीजन लेने दिया ही नहीं, तो मैनेजर अकेला डिसीजन ले रहा है और बाकियों का जो टैलेंट है वो यूज ही नहीं हो रहा है। मैनेजमेंट या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन तब ग्रोथ करता है, तेजी से आगे बढ़ता है, जहां मैनेजमेंट के साथ साथ जो लोअर लेवल और मिडिल लेवल पर काम करने वाले वर्कर्स हैं, सुपरवाइजर्स हैं, उनको भी आप क्या दें? डिसीजन मेकिंग पावर दें। इससे कभी भी ऑर्गेनाइजेशन का साइज बढ़ाना हो, आपको ग्रोथ करनी हो, एक्सपेंशन करनी हो, तो आपने आगे के लिए, फ्यूचर्स के लिए, हायर पोजीशंस के लिए भी मैनेजर तैयार कर रहे हो आप, कॉन्फिडेंट लोगों की टीम तैयार कर रहे हो, स्किल्ड लोगों की टीम तैयार कर रहे हो, जिससे ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। फिफ्थ पॉइंट देखिए दोस्तों, बेटर कोऑर्डिनेशन। यहां कोऑर्डिनेशन क्या है कि जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जो डिफरेंट जॉब पोजीशंस हैं, वो एक लिंक में काम करें, एक सिंक में काम करें, मिलजुल के काम करें। और ये तभी होता है जब हर पोजीशन को इंपॉर्टेंस मिले दोस्तों। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में वही तो हो रहा है कि हर सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट को इंपॉर्टेंस दे रहा है, अथॉरिटी शेयर करके, डिसीजन मेकिंग शेयर करके। इससे क्या होगा? उनमें सेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन होगी, जिससे डिस्प्यूट नहीं होगा, एक दूसरे की रिस्पेक्ट भी करेंगे और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का गोल इजीली अचीव होगा। लास्ट पॉइंट देखिए दोस्तों, बहुत सुंदर है, सिक्स्थ पॉइंट, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की इंपॉर्टेंस का, रिड्यूसेस वर्कलोड ऑफ मैनेजर्स। इससे ध्यान से देखिए, मैनेजर्स का वर्कलोड तो बहुत सारा कम हो गया। एक मैनेजर वो है जो छोटे बड़े डिसीजन सारे खुद लेता है, वो सारा दिन उसी में लगा रहता है, छोटे छोटे डिसीजंस में, मेन डिसीजन ले नहीं पाता। और डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में क्या है? मैनेजर का वर्कलोड कम हो गया, क्योंकि डे टू डे एक्टिविटीज से रिलेटेड डिसीजन तो उसने दे दिए, सारे डेलीगेट कर दिए, शेयर कर दिए अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ। इन दिस केस ही और शी कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन क्वालिटी डिसीजंस, जो इंपॉर्टेंट, स्ट्रेटेजिक, अच्छे डिसीजंस हैं, उन पर वो ज्यादा टाइम लगा पाएगा, और इसी से तो ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ता है। तो दोस्तों, ये डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के बारे में हमने बहुत कुछ बताया। चलिए आगे डिस्कस करेंगे डिसेंट्रलाइजेशन। सो स्टूडेंट्स, डिसेंट्रलाइजेशन को डिस्कस करेंगे अब दो वर्ड हैं डिसेंट्रलाइजेशन से रिलेटेड, वन इज सेंट्रलाइजेशन एंड सेकंड इज डिसेंट्रलाइजेशन। सबसे पहले सेंट्रलाइजेशन को देखते हैं, सब कुछ सेंटर में होना। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन में 3 लेवल होते हैं ना, टॉप लेवल, मिडिल लेवल,
ऑपरेटिव या लो लेवल। जब टॉप लेवल सारी की सारी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, डिसीजन मेकिंग पावर अपने पास रखे तो वो सेंट्रलाइजेशन है। और सेंट्रलाइजेशन नॉर्मली कब होता है? जब ऑर्गेनाइजेशन का साइज छोटा हो, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कम हो, और साथ में ये भी कहिए कि एम्प्लॉइज या सबॉर्डिनेट्स इतने कॉम्पिटेंट नहीं हैं कि वो डिसीजन ले सकें, तो उस केस में सारी की सारी डिसीजन मेकिंग टॉप मैनेजमेंट अपने पास रखता है और इसे बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। अब डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब डिसेंटर, यानी सब कुछ सेंटर में नहीं है। तो डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? ये एक पूरी एक प्रोसेस है दोस्तों। जब हम थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, यानी टॉप लेवल से लोअर लेवल तक हर वर्कर, हर मैनेजर, हर पोजीशन होल्डर्स को उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंगली सिस्टमैटिकली और इवनली अथॉरिटी दे देते हैं, डेलीगेट कर देते हैं, उसे डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। यानी डिसेंट्रलाइजेशन इज ए प्रोसेस ऑफ इवनली एंड सिस्टमैटिक डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम टॉप टू लो लेवल। हर किसी के पास अपनी पोजीशन के अकॉर्डिंगली अथॉरिटी है, डिसीजन मेकिंग पावर है, इसे डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। और डिसेंट्रलाइजेशन कब जरूरी हो जाता है दोस्तों? जब ऑर्गेनाइजेशन का साइज बढ़ रहा हो, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, नंबर ऑफ मैनेजर्स इंक्रीज हो रहे हों, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ को ध्यान में देखते हुए, और साथ साथ जब हमारे एम्प्लॉइज और सबॉर्डिनेट्स कॉम्पिटेंट भी हैं और मैनेजमेंट को अपने एम्प्लॉइज पर भरोसा है कि ये अच्छे डिसीजन ले सकते हैं अपना काम करने के लिए, तो डिसेंट्रलाइजेशन होता है। साथ साथ ये भी जान लीजिए, नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन में ना तो सेंट्रलाइजेशन नॉर्मली ना डिसेंट्रलाइजेशन पूरा होता है, दोनों का मिक्स होता है। वो क्या होता है कि जो टॉप मैनेजमेंट है, स्ट्रेटेजिक डिसीजंस हैं, विजनरी डिसीजंस हैं, फाइनेंशियल डिसीजन अपने पास रखता है, और बाकी सभी डिसीजन मेकिंग पावर मिडिल लेवल और लो लेवल को शेयर कर देता है, बांट देता है। यानी सेंट्रलाइजेशन कम डिसेंट्रलाइजेशन होता है वहां पे। तो दोस्तों, ये मैंने डिसेंट्रलाइजेशन का मीनिंग भी बता दिया, और इसमें आपको सेंट्रलाइजेशन से ये कैसे रिलेटेड है इसके बारे में भी बता दिया। अब एक चीज और बता रहा हूं आपको, जो डिसेंट्रलाइजेशन है, ये डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में क्या रिलेशनशिप है, ध्यान से समझना, क्योंकि ये 3 मार्क्स में क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ जाता है दोस्तों। रिलेशनशिप बिटवीन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन। देखिए, रिलेशनशिप में 2 पॉइंट के थ्रू करूंगा, समझना यहां पे। डिसेंट्रलाइजेशन इज एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अब देखो, समझ लो, जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या है? जब एक सुपीरियर अपने सुबॉर्डिनेट को के साथ अपनी अथॉरिटी शेयर कर लेता है, बांट लेता है, उसे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बोलते हैं। अब डेलीगेशन अथॉरिटी तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होती ही होती है। क्यों? कोई भी मैनेजर सारा काम अपने आप नहीं कर सकता, इसलिए काम कराने के लिए वो अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ अथॉरिटी तो वैसे भी डेलीगेट कर देता है, लेकिन वो कभी भी उस अथॉरिटी को वापस भी ले सकता है। दैट इज अप टू द बॉस। अब ये डिसेंट्रलाइजेशन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का एक्सटेंशन कैसे हुआ? एक्सटेंशन का मतलब हुआ कि डेलीगेशन के थ्रू उस चीज को पूरी तरह लागू कर देना, उसका फैलाव कर देना, उसको बढ़ावा दे देना उस चीज को। जब हम पूरे ऑर्गेनाइजेशन में डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कंपलसरी कर देते हैं, एक पॉलिसी के तहत सिस्टमैटिकली बांट देते हैं, तो वो क्या कहलाता है? डिसेंट्रलाइजेशन। समझ लो दोस्तों, जिस ऑर्गेनाइजेशन में डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होता, वहां डेलीगेशन तो होता ही है, पर वो ऑप्शनल है कि कोई बॉस अपनी अथॉरिटी आगे शेयर करे या ना करे, उसकी मर्जी है। लेकिन जब डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी को हम कंपलसरी कर देते हैं कि हर पर्सन को अपनी पोजीशन के अकॉर्डिंगली, छोटी हो या बड़ी, अथॉरिटी मिले ही मिलेगी सिस्टमैटिकली एक पॉलिसी के तहत, वो क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन हो गया। यानी यूं मानिए कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी को जब हम कंपलसरी सिस्टमैटिक कर देते हैं पॉलिसी के अकॉर्डिंगली, तो वो डिसेंट्रलाइजेशन बन जाता है। तो क्या हुआ? डिसेंट्रलाइजेशन डेलीगेशन का एक्सटेंशन ही तो हुआ ना। अब सेकंड पॉइंट के थ्रू समझिए इन दोनों में रिलेशनशिप। डेलीगेशन इज नेसेसरी, समझिए, डिसेंट्रलाइजेशन इज ऑप्शनल। यस, डेलीगेशन तो नेसेसरी है ही भाई, यानी अगर डिसेंट्रलाइजेशन नहीं हुआ तो डेलीगेशन तो होगा होगा। क्यों होगा? हर कोई भी मैनेजर पूरे डिसीजन, पूरा काम अपने आप नहीं कर सकता,
टू गेट वर्क डन थ्रू द पीपल, उसे कुछ ना कुछ अपनी अथॉरिटी आगे शेयर करनी ही पड़ती है, डिसीजन मेकिंग पावर। तो इसका मतलब डेलीगेशन तो जरूरी है भाई। अगर मैनेजर को अपने मेन कामों पे ध्यान रखना है तो रूटीन के टास्क से रिलेटेड अथॉरिटी शेयर करनी पड़ेगी। बट डिसेंट्रलाइजेशन ऑप्शनल है। ऑप्शनल क्यों है? देखिए, याद रखिए, डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत एक तो तब पड़ती है जब ऑर्गेनाइजेशन का साइज बहुत बड़ा हो, बहुत सारे इंप्लॉइज काम कर रहे हो और वो कॉम्पिटेंट भी हो। याद रखिए, कॉम्पिटेंट हो डिसीजन लेने में। तो इसलिए डिसेंट्रलाइजेशन तो ऑप्शनल हुआ ना, यानी छोटे ऑर्गेनाइजेशंस में इसकी जरूरत नहीं है। जहां पर लोग कॉम्पिटेंट नहीं है, डिसेंट्रलाइजेशन को अप्लाई नहीं किया जा सकता। ये तो सिर्फ फ्यूचर ग्रोथ एक्सपेंशन प्रोग्राम्स को ध्यान में रखकर ही हम डिसेंट्रलाइजेशन को अप्लाई करते हैं। और जब ऑर्गेनाइजेशन का साइज बहुत बड़ा हो जाए, साथ में इंप्लॉइज ज्यादा हो और वो कॉम्पिटेंट भी हो। तो ये था रिलेशनशिप बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अब डिसेंट्रलाइजेशन का इंपॉर्टेंस के कुछ पॉइंट फटाफट कर लेते हैं दोस्तों। अब आप समझ गए होंगे वेल डिफाइंड इज हाफ डन। मैं अक्सर बोलता हूं, जब डिसेंट्रलाइजेशन का मीनिंग क्लियर हो गया तो इंपॉर्टेंस को एक्सप्लेन करना कौन सी बड़ी बात है। लेट अस सी। द फर्स्ट पॉइंट इज डेवलप इनिशिएटिव। देखो दोस्तों, इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है कि इंप्लॉइज अपने आप आगे आए काम करने के लिए, डिसीजंस लेने के लिए, नए नए सजेशंस के साथ, इनोवेटिव आइडियाज के साथ। और वो कब आएंगे? जब डिसेंट्रलाइजेशन के तहत उनमें आप डिसीजन मेकिंग पावर दोगे। इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, वो कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, स्किल्ड हो जाएंगे, स्पेशलिस्ट हो जाएंगे और नए नए सजेशंस को, इनोवेटिव आइडियाज को बढ़ावा मिलेगा। और बेनिफिट किसका होगा? ऑर्गेनाइजेशन का। सेकंड पॉइंट देखिए, डेवलप मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर। अब आप देखिए, क्या सारी उम्र एक ही मैनेजर सीट पे बैठे रहना है? नो, मैनेजर्स बदलते भी रहेंगे। चाहे किसी की रिटायरमेंट हो जाए, कोई जॉब ट्रांसफर हो जाए, किसी की डेथ हो जाए, या यूं भी तो हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन का साइज बहुत बड़ा हो रहा है और हमें बहुत ज्यादा मैनेजर्स की जरूरत है। तो फ्यूचर में आने वाली मैनेजरियल रिक्वायरमेंट को कैसे पूरा करोगे आप? अभी से तैयारी शुरू कर दो। कैसे? डिसेंट्रलाइजेशन के थ्रू। वो कैसे होगा? लोगों को डिसीजन लेने दीजिए, यानी एक पॉलिसी बनाइए, सिस्टमैटिक कीजिए कि हर व्यक्ति अपने जॉब से रिलेटेड डिसीजंस लेगा। जरूरत पड़ने पर अगर उससे ऊपर वाला मैनेजर छुट्टी पे चला गया है तो उसके काम भी वो करेगा। इससे उसको मैनेजरियल टैलेंट बढ़ेगा, एक्सप्लोर होगा, उसको अपने आप को टेस्ट करने का मौका मिलेगा और उसमें एक कॉन्फिडेंस आएगा कि यस, मैं ये काम ही नहीं ऊपर वाले काम भी कर सकता हूं। तो जरूरत पड़ने पर हमें फ्यूचर के लिए मैनेजर्स तैयार कर पाते हैं। देखिए, थर्ड पॉइंट देखिए दोस्तों, क्विक डिसीजन मेकिंग। जब भी ऑर्गेनाइजेशन में डिसेंट्रलाइजेशन होता है, यानी हर पोजीशन होल्डर्स को अपनी पोजीशन के अकॉर्डिंगली अथॉरिटी मिल गई, तो इसका मतलब एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड वो अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं और उसके जो बेनिफिट हैं वो उसको ही नहीं, पूरे ऑर्गेनाइजेशन को मिलते हैं। फोर्थ पॉइंट देखिए दोस्तों, रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट। ये एक बहुत बढ़िया पॉइंट है। अब देखिए, टॉप मैनेजमेंट को बहुत रिलीफ मिलता है क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन से क्या होता है, टॉप मैनेजमेंट जो बहुत खास काम होते हैं, जैसे न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, स्ट्रेटेजिक डिसीजंस, फाइनेंशियल डिसीजंस, बहुत इंपॉर्टेंट जिनमें हाई इंटेलेक्चुअल चाहिए, टॉप मैनेजमेंट सिर्फ उन्हीं डिसीजंस पे ध्यान देता है। और बाकी सभी रूटीन के डिसीजंस, शॉर्ट टर्म के डिसीजंस, ये किसको हम मिडिल लेवल और लोअर लेवल के साथ शेयर कर लेते हैं। इससे टॉप मैनेजमेंट का बर्डन भी कम होता है और वो अपने खास कामों पे ध्यान दे पाते हैं, जिससे कंपनी की प्रोग्रेस हो और कंपनी आगे बढ़ चुके। तो टॉप मैनेजमेंट को बहुत रिलीफ मिलता है डिसेंट्रलाइजेशन से। फिफ्थ पॉइंट देखिए दोस्तों, फैसिलिटेट्स ग्रोथ। यस, इस कंपेटिटिव जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, बिना ग्रोथ के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सरवाइव नहीं कर सकता। मान लो आज आपने कोई कंपनी शुरू की हो, आज आपके प्रॉफिट 1 करोड़ है, आप चाहेंगे अगले साल ये 5 करोड़, फिर 50 करोड़, फिर 100 करोड़ हो जाए। आज एक स्टेट में आप काम कर रहे हैं, कल दूसरी स्टेट में, फिर पूरे इंडिया में काम करेंगे और फिर इंटरनेशनल लेवल पे काम करेंगे। तो इससे ये ग्रोथ आपकी कब होगी? ये ग्रोथ तब होगी जब आपने अपने लोग तैयार किए हैं,
डिसीजन मेकर्स तैयार किए हैं आपने, डिफरेंट पोजीशंस पे मैनेजर्स को आपने कैपेबल किया है, कॉन्फिडेंट बनाया है, काबिल बनाया है, ताकि आपके ऑर्गेनाइजेशन की बढ़ती मैनेजरियल और टेक्निकल पोजीशंस को वो फ्यूचर में पूरा कर सकें। तो ग्रोथ बहुत आसान हो जाती है अगर डिसेंट्रलाइजेशन पॉलिसी को सिस्टमैटिकली और ढंग से अप्लाई किया जाए। और सिक्स्थ पॉइंट देखिएगा दोस्तों, बेटर कंट्रोल। बेटर कंट्रोल क्यों? देखिए, हर मैनेजर को आपने कैपेबल बना दिया, हर मैनेजर को आपने रिस्पॉन्सिबल बना दिया, अकाउंटेबल बना दिया कि वो अपने डिसीजंस अपने लेवल पे खुद ले सकते हैं, अच्छे डिसीजंस ले सकते हैं, और उनसे आप कभी भी रिपोर्ट और फीडबैक मांग सकते हैं। इससे क्या होगा, पूरे ऑर्गेनाइजेशन में एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा होगा, कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा, कोऑपरेशन अच्छा होगा, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी लोगों में, सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट आएगा, और जिससे अल्टीमेटली क्या होगा, बेटर कंट्रोल थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों, इस पूरे पार्ट 2 लेक्चर में जो हमने रिवाइज किया है, देखिए बहुत अच्छे से डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के सारे टॉपिक, डिसेंट्रलाइजेशन के सारे टॉपिक, डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन में क्या रिलेशन है, डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन में क्या रिलेशन है, और ये कब कब रिक्वायर्ड हैं, और इनके इंपॉर्टेंस के पॉइंट क्या हैं। इन लेक्चर्स को बहुत ध्यान से सुनिएगा, बोर्ड में आपके 100% मार्क्स आएंगे, कहीं मार्क्स कटने की कोई गुंजाइश नहीं होगी। स्टे कनेक्टेड, इंप्रूव योर नॉलेज, और सिर्फ बिजनेस स्टडीज ही नहीं, अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स के भी अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें। स्टे कनेक्टेड, इंप्रूव योर नॉलेज, एंड शेयर द वीडियो, शेयर द लिंक विद योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स।